बिहार और बिहारियों के बारे में सुनकर पहली तस्वीर जो दिमाग में आती है वो है एक असहाय, गरीब और बेबस इंसान की, जो आज आए दिन आपको भारत के किसी भी हिस्से में मिल जाते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? यह वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताएं कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपके सोच में कितना बदलाव आया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर ब्यूटी ऑफ लाइफ में। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार राज्य की। बिहार के बारे में एक वीडियो में बता पाना असंभव है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करूं। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत का इतिहास। आपने मगध प्रांत के बारे में सुना ही होगा। यही प्रांत आज बिहार के नाम से जाना जाता है एवं तब की राजधानी पाटलिपुत्र को आज हम राजधानी पटना कहते हैं। अगर बिहार राज्य के इतिहास की बात करें, बिहार एक प्राचीन भूमि है जहाँ विदेह के राजा जनक, देवी सीता और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का निवास रहा है। महाकाव्य रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हुआ था। 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। बिहार राज्य के गया जिले में स्थित बोध गया एक धार्मिक स्थल है। यह स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, जिसे पाली बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बोध गया गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य 3 तीर्थ स्थल है कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। 2002 में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गया। निरंजना नदी के किनारे स्थित इस स्थान को उरुवेला के नाम से जाना जाता है। राजा अशोक ने सबसे पहले यहाँ एक मंदिर बनवाया था। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। 29 साल के सिद्धार्थ अपने घर बार को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए थे। इसी क्रम में उन्होंने गया के बुद्ध गया अथवा बोध गया तब के उरुबेला में कई वर्षों तक आत्मा मुक्ति की अभ्यास की। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दौरान इस जगह का दौरा करना शुरू किया। समय के साथ इस स्थान को बुद्ध पूर्णिमा और बोधि वृक्ष के प्रबुद्धता के रूप में बोध गया में जाना जाने लगा। भगवान महावीर, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होने के नाते जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी बने। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अध्यात्म की खोज में अपना घर बार त्याग दिया। भगवान महावीर ने सिखाया कि सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। जैन धर्म के मंदिर और उनके अनुयायी पूरे विश्व में फैले हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी एक महान आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का मुगलों के द्वारा इस्लाम धर्म ना अपनाने पर सिर कलम कर दिया गया था। तब 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह को सिखों के नेतृत्व का मौका मिला। इनके द्वारा चंडी की वार नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो दशम ग्रंथ के 5वें अध्याय में शामिल है। इनके जन्म के स्थान पर तख्त श्री पटना साहिब हरमंदिर साहिब महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनाया गया था। नजदीकी स्टेशन पटना साहिब है, जिसका नाम भी हरमंदिर साहिब के नाम पर रखा गया था। कवि कोकिल की उपाधि से जानने वाले विद्यापति मैथिली और संस्कृत भाषा के एक महान कवि और लेखक थे। इनका जन्म 1352 में बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। विद्यापति नाम संस्कृत के 2 शब्द विद्या और पति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान के गुरु। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव उनसे प्रभावित होकर पृथ्वी लोक पर उनसे बात करने आए थे। अन्य कहानियों में देवी गंगा के साथ उनकी बातचीत का भी वर्णन है। विद्यापति ने नैतिकता, इतिहास, भूगोल सहित कानून जैसे विषयों पर भी लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया बिहार में हुआ था। ये एक महान कवि होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी, संसद सदस्य, निबंधकार एवं पत्रकार थे। इन्होंने रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी एवं परशुराम की प्रतीक्षा जैसी प्रसिद्ध रचनाएं की। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 फरवरी 1884 ईस्वी में बिहार की जीरादेई गांव में हुआ था। पेशे से वकील होने के साथ साथ ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। वकील बनने से पहले उन्होंने विद्यालय में शिक्षक, प्राचार्य और कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में काम किया था। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया विश्व का पहला पूर्णतः मुफ्त और पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। दाखिले के लिए 3 चरण की कठिन परीक्षा होती थी। सन 1193 में आपसी प्रतिशोध के कारण बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। इसके पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी कि उसमें आग लगने के बाद पुस्तकालय 3 महीने तक जलता रहा।
बिहार के सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा काफ़ी ऐतिहासिक है। भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में प्रसिद्ध यह मकबरा सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था। मनेर शरीफ पटना मेट्रोपॉलिटन रीजन में आने वाला एक सैटेलाइट टाउन है। मनेर शरीफ कई सूफी संतों के दरगाह के लिए भी जाना जाता है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्टन के द्वारा अनाज के भंडारण के लिए बना गोलघर भी पटना में काफ़ी प्रचलित है। 1,40,000 टन के अनाज भंडारण की क्षमता वाले इस घर की ऊंचाई 29 मीटर और दीवार की मोटाई 3.5 मीटर की है। मुगल और राजपूत शैली में बने पटना म्यूजियम को स्थानीय बोलचाल की भाषा में जादूघर भी कहा जाता है। बंगाल और बिहार के विभाजन के बाद म्यूजियम की उठी मांग को लेकर ब्रिटिश शासन के द्वारा इसे बनाया गया था। पटना का अगम कुआं एक प्राचीन पुरातात्विक जगह है। मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा बनाया गया यह कुआं 32 मीटर गहरा है। ऐसी मान्यता है कि बाढ़ या सूखे का इस कुएं के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय चित्रकला की एक प्रमुख शैली मधुबनी कला की उत्पत्ति बिहार के मधुबनी जिले में हुई। दीवार कला के रूप में प्रचलित यह पेंटिंग आज पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। मधुबनी कला चावल के पेस्ट में विभिन्न रंगों का उपयोग कर बनाया जाता है। मधुबनी कला की 5 विशिष्ट शैलियाँ हैं: भरनी, काचनी, तांत्रिक, गोंडना और कोहबर। मधुबनी पेंटिंग की कीमत 1500 रुपये से 12,000 रुपये तक हो सकती है। वैश्विक बाजार की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग अमेरिका, यूके, हांगकांग और जापान में काफ़ी प्रचलित है। हम बिहार की बात करें और लिट्टी चोखा की बात ना हो, ऐसा कैसे संभव है? आप में से भी कई लोग लिट्टी चोखा के बारे में जानते होंगे और हो सकता है कईयों ने इसे खाया भी हो। लिट्टी चोखे से जुड़ा अनुभव आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लिट्टी चोखा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाया जाने वाला काफ़ी प्रचलित भोजन है। गेहूं का आटा, चने का सत्तू, मसाले और घी आदि से बना यह व्यंजन भारत के कई अलग हिस्सों में उपलब्ध है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला महापर्व छठ काफ़ी ऐतिहासिक है। पूरी दुनिया में ये अकेला ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूरज के साथ साथ अस्त होते सूरज की भी पूजा की जाती है। नहाए खाए से इस पूजा की शुरुआत होती है, जिसमें व्रती स्नान आदि कर नए वस्त्र धारण करती हैं एवं शाकाहारी भोजन ग्रहण करती है। इसके अगला दिन खरना होता है और इसी दिन छठ पूजा के लिए उपवास शुरू किया जाता है। इस दिन रात में गुड़ की खीर, पूरी एवं ठेकुआ प्रसाद बनाया जाता है। तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है एवं चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ इस पूजा की समाप्ति होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े फ्री वाईफाई जोन की। चीन को पछाड़ते हुए भारत में सबसे लंबा वाईफाई जोन बनाया गया है, जो कि बिहार के पटना में स्थित है। अशोक राजपथ से दानापुर तक फैले इस वाईफाई जोन का कुल कवरेज एरिया 20 किलोमीटर का है। इसी योजना के तहत शहर निगरानी और डायल 100 जैसी सेवाएं बहाल की गई है, जिसके तहत पूरे पटना शहर के विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हम ऐसे ही तरह तरह की जानकारी लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।